ओके, तो अब हम बात करते हैं कि हम पहले ये डिस्कस कर चुके हैं कि अब बाउंडेड, नो नो ये नहीं, हम शायद यहाँ पर थे। ये क्या कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, और फिर हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात की। और ये हमने लास्ट टाइम देखा है कि अगर एक सीक्वेंस एक्स एन हो जिसकी लिमिट सी हो, और उस सीक्वेंस की तमाम टर्म्स दो फिक्स्ड नंबर्स के दरमियान में बाउंडेड हो, तो फिर वो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस की लिमिट भी उन दो नंबर्स के दरमियान में मौजूद होगी। ओके, अच्छा, अब सीक्वेंस थ्योरम की बात करते हैं। सीक्वेंस थ्योरम सैंडविच थ्योरम भी कहलाता है। यानी हमारे पास जैसे लिमिट में हम पढ़ते हैं, सेम यहाँ पर है कि अगर तीन सीक्वेंसेस हो हमारे पास एक्स एन, वाई एन और जी एन, और उनके दरमियान ये ताल्लुक हो कि x1 is less than or equal to y1 is less than or equal to z1, x2 is less than or equal to y2 is less than or equal to z2, and so on। यानी कि एक्स एन की तमाम टर्म्स रिस्पेक्टिव टर्म्स ऑफ वाई एंड जी से छोटी ही रहें, और उनके दरमियान ये ताल्लुक बने, तो फिर हम, और इसके साथ साथ हमें इसकी ये जो लेफ्ट और राइट वाली सीक्वेंसेस हैं, एक्स एन की सीक्वेंस हमें मालूम हो वो ए हो, जी एन की सीक्वेंस भी मालूम हो और वो भी ए हो, यानी इन दोनों की लिमिट ए है, तो फिर वाई एन की लिमिट भी ए होगी। तो ये है सीक्वेंस थ्योरम। अब जरा एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास ये एक सीक्वेंस है 1/n⁻p, जबकि p ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो सीक्वेंस थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करते हैं, देखें। हम लिख सकते हैं 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1/n⁻p। ऑब्वियसली ये पॉजिटिव नंबर है तो जीरो से तो बड़ा ही होगा। अच्छा, p जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पर जो पावर है n की पावर, जो भी पावर है वो इसको एक बड़ा नंबर बना रही है इससे। ओके, यानी अगर हम दो फ्रैक्शंस लें और दो फ्रैक्शंस में ऊपर वाला नंबर सेम हो और नीचे वाला एक में बड़ा हो और एक में छोटा हो, तो जिसमें बड़ा नंबर होगा वो फ्रैक्शन छोटी होती। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि n पावर p एक बड़ा नंबर है, सो दैट्स व्हाई n पावर p इज लेस, 1/n पावर p इज लेस देन और इक्वल टू 1/n। या आप वैसे देख लें कि n पावर p इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n फॉर ऑल p ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इन दोनों का रेसिप्रोकल ले लें तो ये 1/n पावर p विल बी लेस देन और इक्वल टू 1/n। ओके, तो इसी को हम यूज करना चाह रहे हैं। अब आप देखें, ये एक सीक्वेंस है जिसकी तमाम टर्म्स जीरो है, और ये जो सीक्वेंस है ये जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है। तो ये भी जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है, ये भी जीरो की तरफ कन्वर्ज कर रही है, और ये जो सीक्वेंस है इसकी तमाम टर्म्स इन दोनों के दरमियान बाउंडेड है, सो अल्टीमेटली इसकी लिमिट भी जीरो। ओके, इसी तरह आप इस दूसरे सीक्वेंस की बात करें तो साइन एन प्लस कॉस एन डिवाइडेड बाय एन, दिस इज ऑलवेज बाउंडेड बिटवीन -2/n एंड 2/n। इन दोनों की लिमिट जीरो है, सो दैट्स व्हाई इसके दरमियान जो फंक्शन है उसकी लिमिट भी जीरो। अच्छा, ये देखिए फिर से ब्रैकेट फंक्शन आ गया, लिमिट। चले, ब्रैकेट के लिए मैं इसकी प्रॉपर्टी को यूज करने जा रहा हूँ। ये देखिए नीचे लिखी हुई भी है कि n/2 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय n, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू n/2 डिवाइडेड बाय n। एक्चुअली रूल ये है कि किसी भी नंबर का हम ब्रैकेट लें तो वो ग्रेटर देन और इक्वल होता है x-1 और लेस देन और इक्वल होता है x। ओके, जैसे अगर हम नंबर ले लें 2.5, तो 2.5 का जो ब्रैकेट है वो 2 है, यानी कि 2.5 -1 से बड़ा है। चलिए मैं यहाँ थोड़ा और इसे लिख देता हूँ कि अगर x हमारे पास हो 2.5, तो क्या फिर ये इनइक्वालिटी वैलिड है? 2.5 का ब्रैकेट बन जाएगा 2, दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2.5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 2.5 -1, सो विच इज 1.5। तो आप देख सकते हैं 1.5 इज लेस देन और इक्वल टू 2 इज लेस देन और इक्वल टू 2.5। तो इन जनरल ब्रैकेट फंक्शन के लिए ये इनइक्वालिटी वैलिड है कि जिस नंबर का ब्रैकेट लिया जा रहा हो वो ब्रैकेट लेस देन और इक्वल है दैट नंबर, एंड ग्रेटर देन और इक्वल है x-1। तो यहाँ पर जिसका ब्रैकेट लिया जा रहा है वो है n/2। सो n/2 का ब्रैकेट लेस देन और इक्वल होगा n/2 एंड ग्रेटर देन और इक्वल होगा n/2 माइनस 1। अच्छा, इसके नीचे n भी मौजूद है तो तीनों को n से डिवाइड कर दें, जो कि n एक पॉजिटिव नंबर है,
सो डिवाइड कर देने से उनकी इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, और ये जो लिमिट है ये 1/2 को कन्वर्ज करती है, ये लिमिट भी 1/2 को कन्वर्ज करती है। तो अल्टीमेटली जो दरमियान वाली लिमिट है वो भी 1/2 को कन्वर्ज करेगी। इस तरह आप इसके कुछ और एग्जांपल्स भी ढूंढ सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक यानी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे डिफाइंड है कि अगर एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एन हो फॉर ऑल एन बिलोंग टू एन, यानी कि टर्म नंबर बढ़ने से अगर सीक्वेंस भी बढ़ना शुरू हो जाए, सीक्वेंस की टर्म्स भी बढ़ना शुरू हो जाएं, तो फिर हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, या इक्वालिटी भी इनमें हो सकती है। ये बुक टू बुक वेरी भी करता है। बाज बुक्स में इसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। तो ये जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उसमें इसका ये नाम है, तो हम यही स्टैंडर्ड मानकर आगे चलने वाले। अच्छा, दूसरी को स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यानी यहाँ पर इक्वालिटी ना हो। ओके। अच्छा, डिक्रीजिंग यानी अगर उसकी टर्म्स कम होना शुरू हो जाए, एक्स एन प्लस वन लेस देन और इक्वल हो एक्स एन, तो ऐसी सीक्वेंस को डिक्रीजिंग बोलेंगे। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तब जब यहाँ इक्वालिटी ना हो, सॉरी ये गलती से लिखा गया, एक्चुअली यहाँ पर ये होना चाहिए। और अगर एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो उसको मोनोटोनिक बोलते हैं। ओके, यानी अब जब हम मोनोटोनिक का वर्ड यूज करेंगे तो उससे कोई भी मतलब हो सकता है, उससे मतलब इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। ओके, अब कुछ एग्जांपल्स हैं। ये एक सीक्वेंस है एन पाई ओवर टू। एन क्या है? एन वन से लेकर इंफिनिटी तक जा रहा है। ये जो सीक्वेंस है ये एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। कैसे? यानी अगर हम इसकी टर्म्स को लिखना शुरू करें तो क्या होंगी? पहली टर्म होगी पाई ओवर टू, दूसरी टर्म होगी टू पाई ओवर टू, तीसरी टर्म होगी थ्री पाई ओवर टू, फिर चौथी टर्म होगी फोर पाई ओवर टू। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर पाई कोई भी कांस्टेंट है तो ये वैल्यूज बढ़ रही हैं। सो दिस इज एन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसी तरह ये भी एक सीक्वेंस है। अब इस सीक्वेंस से हमारा पाला पहली बार पड़ रहा है, समेशन के फ्रॉम वन टू एन वन ओवर के। इसका क्या मतलब है? ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी पहली टर्म क्या है? इसकी पहली टर्म है समेशन के फ्रॉम वन टू वन ऑफ वन ओवर वन। इसकी दूसरी टर्म क्या है? समेशन के फ्रॉम वन टू टू वन ओवर के। इसकी तीसरी टर्म क्या है? समेशन के फ्रॉम वन टू थ्री वन ओवर के, एंड सो ऑन। अच्छा, जरा इन टर्म्स को हम लिख लेते हैं। पहली टर्म क्या बनेगी? वन ओवर वन, और के कहां से वन तक है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी ओनली वन। अच्छा, अब के फ्रॉम वन टू टू है तो इसका मतलब वन ओवर वन प्लस वन ओवर टू, ये इस सीक्वेंस की दूसरी टर्म है। इसकी तीसरी टर्म क्या है? वन ओवर वन प्लस वन ओवर टू प्लस वन ओवर थ्री, एंड सो ऑन। तो अब आप देख सकते हैं कि पहली टर्म में जस्ट वन था, दूसरी टर्म में वन के साथ कुछ और ऐड हो रहा है, यानी पहले वाले से बड़ी टर्म मिली है, फिर उस पिछली टर्म में फिर कुछ और भी ऐड हो रहा है। इसका मतलब ये है कि बतदरीज इसकी टर्म्स बढ़ रही हैं, सो दैट्स व्हाई दिस इज एन इंक्रीजिंग। इसी तरह अगर हम इनमें थोड़ी सी चेंज कर दें, पाई डिवाइडेड बाय टू एन कर दें, तो आप देखें टू एन, एन जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा ये फ्रैक्शन छोटी होती चली जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। सिमिलरली अगर हम यहाँ नेगेटिव लगा दें तो यहाँ माइनस वन होगा, ये बन जाएगा माइनस वन ओवर टू, माइनस वन ओवर टू, माइनस वन ओवर टू, तो पहली टर्म में से कुछ माइनस हुआ है। इसी तरह ये माइनस वन ओवर टू, माइनस वन ओवर टू और माइनस वन ओवर थ्री बनेगा, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी टर्म में से कुछ और कम हुआ है। सो दैट्स व्हाई ये सीक्वेंस भी डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अच्छा, कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी हो सकती हैं जो ना तो इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो। जैसे पाई ओवर टू, ये कांस्टेंट सीक्वेंस है जो ना तो डिक्रीजिंग है और ना ही इंक्रीजिंग है। सॉरी सॉरी सॉरी, बल्कि मैं दूसरी डेफिनेशन दिमाग में लाए बैठा था। ये एक ऐसी सीक्वेंस है जो इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। क्योंकि इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन और इक्वल, और डिक्रीजिंग में लेस देन और इक्वल होना चाहिए, तो जस्ट सारी तमाम टर्म्स इक्वल तो है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी। कुछ ऐसी सीक्वेंसेस हो सकती हैं जो इंक्रीजिंग भी, ना इंक्रीजिंग हो ना डिक्रीजिंग हो, जैसे वही हमारी फेवरेट सीक्वेंस माइनस वन पावर एन। इसकी टर्म्स क्या है? माइनस वन वन, माइनस वन वन, तो ये ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है।
ओके। अब नेक्स्ट, अभी ये क्वेश्चन कर रहे थे कि मोनोटोनिक, ये जो मोनो बाउंडेड सीक्वेंस है ये कब कन्वर्जेंट होती है। तो अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो और उसके साथ साथ वो मोनोटोनिक भी हो तो तब वो कन्वर्जेंट होगी। यानी बाउंडेड है और इंक्रीजिंग है फिर भी वो कन्वर्जेंट है, बाउंडेड है और डिक्रीजिंग है फिर भी वो कन्वर्जेंट है। या फिर इसे थोड़ा और हम आसानी कर लेते हैं कि अगर एक सीक्वेंस इंक्रीजिंग है यानी उसकी टर्म्स यूं ऊपर की तरफ जा रही हैं और वो सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है यानी किसी खास नंबर से ऊपर इसकी टर्म्स नहीं जाएंगी, तो अल्टीमेटली जो उसका सुप्रीमम होगा ना उसकी रेंज का, उसको वो कन्वर्ज कर जाएगी। इसी तरह अगर एक सीक्वेंस डिक्रीजिंग है तो उसकी रेंज का जो इन्फीमम होगा वो सीक्वेंस उसको कन्वर्ज कर जाएगी। तो इन शॉर्ट आप सिर्फ इतना ही देख लें कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड और मोनोटोनिक हो तो फिर वो हमेशा कन्वर्ज करेगी। ओके, जरा इस सीक्वेंस को देखिए। एक्स एन हम एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं, कैसा? xn is the finite decimal expansion consisting of n ones after the decimal। जरा ये सीक्वेंस देखें, बड़ी मतलब बेहतरीन सीक्वेंस है। इस तरह से डिफाइन की गई कि xn एक ऐसा डेसिमल फाइनाइट डेसिमल एक्सपेंशन है कंसिस्टिंग ऑफ n ones आफ्टर द डेसिमल। यानी अगर x 1 है तो डेसिमल पार्ट में सिर्फ एक वन है, अगर x 2 है तो डेसिमल पार्ट में दो वन है, अगर x 3 है तो उसके डेसिमल पार्ट में थ्री वन है, एंड सो। अब ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, नजर आ रहा है। 0.1 मीन 0.100। अच्छा, फिर क्या है? 0.110 यानी 110 समझ लें, फिर 1110 समझ लें, एंड सो ऑन। तो ये बढ़ता ही जा, बल्कि चले, ठीक है, इसी को ही देख लें। अच्छा, 0.1, 0.11, 0.111 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस जो है ये इंक्रीजिंग है और ये बाउंडेड भी है। बाउंडेड कैसे? अगर हम इसे रियल लाइन पर बनाते हैं, ये रही रियल लाइन। इस रियल लाइन के ऊपर यहां पर अगर हम ले लें जीरो और यहां पर हम ले लें वन, यहां पर हम ले लें टू। ओके, सॉरी, 0. चलो, ठीक है। अच्छा, 0.1 कहां पर है? जीरो से थोड़ा सा आगे है, यहां पर है 0.1। ओके, इससे आगे है 0.11 यानी 0.2 पर अभी हम नहीं गए। 0.2 अगर यहाँ पर मौजूद है तो ये उससे भी पहले है 0.11, और इसी तरह 0.111 ये भी उसके बिल्कुल करीब है और करीब। यानी इसकी जो तमाम टर्म्स हैं अगर हम इस तरह से लिख भी दें 0.1111111 एंड सो ऑन, तो ये 0.2 तो नहीं बनने वाला ना। 0.2 से तो ये छोटा ही रहेगा ना, क्योंकि ये 0.1 समथिंग है। सो दैट्स वाई, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस बाउंडेड है। और किस से बाउंड है? 0.2 से बाउंडेड है। लोअर बाउंड इसका 0.1 ले सकते हैं और अपर बाउंड 0.2 ले सकते हैं, तो ये बाउंडेड तो है। ओके। अच्छा, अभी हमने ऊपर थ्योरम ये पढ़ा है कि अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड भी हो और मोनोटोनिक भी हो तो वो कन्वर्जेंट भी होगी। अभी हमने देख लिया कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग है यानी मोनोटोनिक भी है और बाउंडेड भी है, तो अल्टीमेटली इसे कन्वर्ज भी करना चाहिए। ओके, तो ये कन्वर्जेंट है और इस पॉइंट को ये कन्वर्ज करती है। वो पॉइंट मालूम करने के लिए हमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस मजीद करना। हम सपोज कर लेते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो ए है। लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू ए, देन ऑब्वियसली लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन विल आल्सो बी इक्वल टू ए। अच्छा जी, एक्स एन, इनमें थोड़ी सी अगर हम कैलकुलेशंस कर लें, 10 एक्स एन प्लस 1 माइनस एक्स एन, दैट विल बी 1। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। एक्स एन प्लस वन से मुराद ये है 0.1111, कितनी मरतबा वन है? टोटल एन प्लस वन टाइम्स वन है। और एक्स एन से मुराद है 0.111, कितनी मरतबा वन है? एन टाइम वन है। तो अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इनके डेसिमल पार्ट में इक्वल नंबर ऑफ वन हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सो जस्ट वन बच जाएगा। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से ए की वैल्यू मिल सकती है 1/9। तो हमने देखा कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है। अब किसको कन्वर्ज कर रही है? 1/9 को कन्वर्ज कर रही है। ओके, तो मेरा ख्याल है आज इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हम ये सब सीक्वेंसेस का स्टार्ट करेंगे, और फिर एक टॉपिक और है लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, और फिर हम बात करेंगे कोशी सीक्वेंसेस के बारे में। तो एक मीटिंग मजीद होगी सीक्वेंसेस के बारे में। अब आप जो कुछ इसके बारे में डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कर सकते सर अस्सलाम वालेकुम। हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये आपने पिछली एग्जांपल दी थी कि पाई और टू जो है ना, ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। इसको जी थोड़ा काइंडली लाइन पर या इस तरह कुछ बता दें काइंडली प्लीज। कैसे? सॉरी मैं नहीं समझा। सर ये जो आपने लिखा है ना कि ये पाई और टू वाले इज बोथ इन डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग सीक्वेंस, इसको थोड़ा फिर एक्सप्लेन कर दें लाइन पे या ऐसे कुछ बता दें ताकि वो सही क्लियर हो जाए कि ये कैसे देखिए इंक्रीजिंग भी है और हम डिक्रीजिंग भी है। सबके कांस्टेंट नंबर है ना कोई। एक मिनट, हम ना सीक्वेंसेस को इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक मिनट, जरा इसको समझिएगा। सीक्वेंसेस हम जी जब ठीक। ये लेते हैं, एक सीक्वेंस x1, x2, x3 एंड सो ऑन, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो x1 है, ये इमेज है वन का, है ना? मतलब वन मैप हो रहा है x1 पर, यस। टू का इमेज है x2, थ्री का इमेज है x3 एंड सो ऑन। अच्छा, हम इसको अगर रियल लाइन यानी प्लेन में ड्रा करना चाहें तो कैसे ड्रा कर सकते हैं? यहाँ पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं वन, यहाँ पर हम ले लेते हैं टू, यहाँ ले लेते हैं थ्री, फिर यहाँ ले लेते हैं फोर, यहाँ लेते हैं फाइव, यहाँ लेते हैं सिक्स एंड सो ऑन, है ना? अच्छा, एक हमें यस सर। मिलता है x1। x1 से मुराद यानी कोई उसकी रेंज में कोई भी एक वैल्यू, फॉर एग्जांपल यहाँ पर है वो x1। ओके, यानी यहाँ पर अलोंग y यस सर। एक्सिस जो वैल्यू है वो कितनी है? x1 है। अच्छा, टू पर एक इमेज होगा उसका जिसे हम बोलते हैं x2, हम इसको कह देते हैं x2। ओके, इसी तरह थ्री पर भी एक लिमिट होगी यानी उसकी एक वैल्यू होगी, इसको हम कह देते हैं x3। फोर पर भी एक वैल्यू है, इसको हम कह देते हैं x4। फाइव पर भी एक वैल्यू है x5 एंड सो ऑन, है ना? x6 यस सर। एंड सो ऑन। यानी एक्चुअली ये इस तरह से है। अच्छा, अब सीक्वेंस कन्वर्ज कब करती है, मैं थोड़ा सा सारी बात को शुरू से बताने लगा। सीक्वेंस के कन्वर्ज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर हम दो लाइनें लगाते हैं, एक लाइन और मैं लगा देता हूँ, ये रही। ओके। जी। अच्छा, अब ये लाइनें क्या हैं? इनके दरमियान में एक नंबर है ए। एक सीक्वेंस जो है, लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू ए, इसका मतलब ये है कि इसकी जितनी भी ये टर्म्स हैं जो ब्लैक डॉट्स मैंने लगाए हैं, फाइनाइटली मैनी डॉट डॉट ब्लैक डॉट्स के बाद बाकी तमाम डॉट्स इन दो लाइनों के दरमियान में आने लग जाएं, तो हम ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। और ये जो दो लाइनें हैं, इन्हें जितना मर्जी हम आपस में करीब कर लें, तो एक खास नंबर के बाद बाकी तमाम टर्म इन दो लाइनों के दरमियान में आनी चाहिए। अच्छा, ये तो थी इसकी कन्वर्जेंस, हमने इस तरह से देखी। अब बात कर रहे हैं हम इंक्रीजिंग की। इंक्रीजिंग जैसे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ऐसे ना, है ना? जैसे यस। हमने कैलकुलस जी में पढ़ा बिल्कुल। है, उसमें हमने देखा कि ये वाला जो सीक्वेंस, ये जो जी फंक्शन है, ये भी इंक्रीजिंग है। इस तरह के अगर उसकी डोमेन के दो यस सर। डिफरेंट वैल्यूज के लिए, यानी x1 लेस देन और इक्वल लेस देन x2 हो, और f ऑफ x1 लेस देन और इक्वल टू f ऑफ x2 हो जाए, तो फिर भी हम उसको इंक्रीजिंग बोलते हैं। यहां पर भी हमने इंक्रीजिंग उस सेंस में डिफाइन कर रखा है कि अगर एक्स एन प्लस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स एन हो, इक्वल भी हो जाए, तो फिर भी वो इंक्रीजिंग है। अच्छा, अब हम एक सीक्वेंस ले रहे हैं पाई बाई टू, सो पाई बाई टू, पाई बाई टू, पाई बाई टू एंड सो ऑन। अब आप देखें इसकी जो तमाम टर्म्स हैं आपस में इक्वल तो है ना, हम लिख सकते हैं पाई बाई टू, नेक्स्ट वाला पाई बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल प्रीवियस वन पाई बाई टू, सिमिलरली दिस वन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वन।
next one is greater than or equal to this one, and so on. So that's why this is also a increasing sequence. Similarly, this is a decreasing sequence. यस। यानी ये जो डॉट्स हैं, ये जो डॉट्स ठीक। आप देख रहे हैं सीक्वेंस के, अगर ये इस तरह से चले जैसे फंक्शन चलता है, यानी ये या तो यूं बिल्कुल हॉरिजेंटल हो या इससे ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस इंक्रीजिंग है। और अगर ये डॉट्स बिल्कुल स्ट्रेट यस। हॉरिजेंटली चल रहे हो या उससे नीचे की तरफ जा रहे हो, तो फिर हम कहते हैं कि वो सीक्वेंस डिक्रीजिंग है। अभी जिस सीक्वेंस की मैंने 6 टर्म्स लिखी हैं, ये यही यहां से तो यही पता चल रहा है कि ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। हाँ, ये भी। ओके जी। अच्छा, मैं मेरे जहन में जो ये बिल्कुल यही वो मैंने था कि ये जो कोई कांस्टेंट नंबर है पाई/2 जो कि 1.57079 इस तरह का कोई नंबर है, तो ये वो फिर इस इनइक्वालिटी या इस रिलेशन के तहत ये हम ये बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग भी है एट ए टाइम डिक्रीजिंग भी है। बेसिकली है तो ये नंबर ही, लेकिन 1.7 इस तरह हम उसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर और उसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट नहीं है। सो जी जी। दैट्स वाई इसे जस्ट पाई/2 ही लिखा जाए। हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है ना। हम ये तो कहते जी जी हैं बिल्कुल। कि 2 is less than or equal to 2। ये मैं यस। फिर बता दूं कि ये जो सिंबल है इसे पढ़ा जाता है लेस देन और इक्वल। इन दोनों में से कोई एक बात भी सही हो तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे 2 is less than or equal to 2, ये बात भी ठीक है। 2 is less than or equal to 3, ये बात भी ठीक है। क्योंकि इन दो बातों बिल्कुल। में से एक बात तो एट अ टाइम सही है ना, जी बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच। इस वजह से ये मिली। जी, किसी और का कोई शुक्रिया। क्वेश्चन हो? सर टाइम थोड़ा सा है तो मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना जी था। जी, आज हमारे पास काफी टाइम है। क्योंकि टाइम है तो मैंने कहा थोड़ा सा इरेलीवेंट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। इररेलीवेंट ना ये करें, पाई सीक्वेंस से नहीं, मुताल्लिक करें। इरेलीवेंट नहीं है, पाई से रिलेटेड है थोड़ा सा। आपको हिस्ट्री की बात करेंगे, चलें। नहीं नहीं, हिस्ट्री की जी जी बात नहीं कर रहा। जी 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 मैं कह करें। रहा हूँ सर, पाई पाई की जो ओरिजिनेशन है हम्म। वो तो एक जो है फ्रैक्शन है ना, कि डायमीटर और अवर उसका जो भी होता है सरकमफ्रेंस अवर डायमीटर। जी जी बिल्कुल। जब पाई की जो ओरिजिनेशन है वो एक इटसेल्फ फ्रैक्शन है, तो इसका आंसर फिर फ्रैक्शन की जो प्रॉपर्टीज है उसको क्यों नहीं सेटिस्फाई करवाता? देखिए, वो जो फ्रैक्शन है, वो फ्रैक्शन जो हम फ्रैक्शन चाहते हैं वो इंटीजर्स की फ्रैक्शन चाहते हैं। ओके। ओके। यानी जो हम रैशनल जी। नंबर लिखते हैं, रैशनल नंबर में हम क्या कहते हैं कि दीज आर ऑफ दिस फॉर्म p/q सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स। ओके। हम्म। अब जब हम इसको ये कहते हैं कि दिस इज द सरकमफेरेंस ओवर डायामीटर, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि ये भी एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर है। अगर सर ये पॉसिबल हो, हम्म। ये नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता कि इसका नहीं सर होगा ना। सरकमफ्रेंस है। यही तो इसकी खास बात है ना पाई की। अगर ये ओके। पॉसिबल हो हाँ। जाए तो फिर तो पाई एक रैशनल नंबर बन जाए। जी। ओके। ठीक है। थैंक यू। यानी इससे हमें ये भी जी पता सर। चला कि ये जो है ये एक इंटीजर नहीं होंगे। लेंथ, अगर किसी जी। सरकमफेरेंस का डायामीटर एक इंटीजर है, तो उसका सरकमफेरेंस कभी भी एक इंटीजर नहीं होगा, क्योंकि इसी को अल्टरनेटिवली यूं भी लिखा जाता है ना कि सरकमफेरेंस इज इक्वल टू डायामीटर टाइम पाई। हम्म। जी। अगर जी। डायामीटर एक इंटीजर हो भी जाए, तो जब पाई से मल्टीप्लाई होगा तो एक रैशनल और एक इररेशनल मल्टीप्लाई होकर एक इररेशनल बना देंगे। सो सरकमफेरेंस विल बी एन इररेशनल, so it will not be an integer। ये अभी सर हम कैसे सपोज कर रहे हैं कि पाई इरेशनल है? सपोज सपोज तो नहीं कर रहे। और कहाँ, यहाँ पे? जी, जब इस नहीं, रेड में मल्टीपल यहाँ किया। तो हम मालूम करके आगे चले हैं ना, ओके चूंकि ये एक ओके इररेशनल है, सो ओके दैट्स वाई हम यहाँ से ओके कंक्लूड कर रहे हैं। वरना ये बात यहाँ ओके पर मुकम्मल हो गई थी कि पाई एक इररेशनल है। ओके। ओके। ठीक ठीक। सीक्वेंस का पीक वैल्यू पॉइंट यूनिक हो सकता है। पीक वैल्यू से आपकी क्या मुराद है जी आफाक? मैं नहीं समझ पाया। सर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है सीक्वेंस की। सीक्वेंस की मैक्सिमम वैल्यू तो हम तब बात करें जब सीक्वेंस बाउंडेड हो।
बाउंडेड हो और उसकी मैक्सिमम वैल्यू से मुराद है उसका यानी उसकी जो रेंज सेट है उसका सुप्रीमम या उसका इन्फीमम, और वो अल्टीमेटली यूनिक होगी। अगर सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और वो इंक्रीजिंग भी है तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ज करेगी अपने सुप्रीमम को, या उसके रेंज का जो सुप्रीमम है उसको। खैर आगे हम एक और चीज भी डिफाइन करेंगे, ये जिसे हम बोलेंगे लिमिट इंफीरियर, लिमिट सुपीरियर, उसमें भी ये चीज जरा डिस्कस होगी। ओके सर। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? कोई नहीं? जी बिलाल, आप भी कुछ पूछ रहे थे। ओके, मेरा ख्याल है ये मुकम्मल हो गया कि बाउंडेड कब कन्वर्जेंट होगा, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है जी, फिर ये मीटिंग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह मिलेंगे